हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और हम आज बात करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट्स और कुछ एक फेमस एनवायरमेंटल पर्सनालिटीज़ के बारे में हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इंडियाज़ फॉरेस्ट रिपोर्ट फॉर द फॉरेस्ट कवर कम्स एट एवरी, जैसे हमने देखा था कि टाइगर सेंसस की रिपोर्ट या टाइगर की काउंटिंग कितने टाइम के बाद होती है, एलिफेंट काउंटिंग कितने टाइम के बाद होती है। इसी तरीके से इंडियन फॉरेस्ट कवर की जो रिपोर्ट होती है वो एवरी कितने ईयर्स के बाद आती है। ठीक है, हर साल उसका होता है, ऐसे 2 साल के बाद होता है या 4 साल के बाद होता है। इस तरीके से जो करेक्ट आंसर है कि इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो हर 2 साल के बाद आती है। ठीक है गाइस, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलिस्टी सत्यनारायण इज। काफ़ी रिसेंट क्वेश्चन होते हैं कि नए नए कोई उभरते हुए इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। ये बोलिस्टी सत्यनारायण कौन है? एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है या ये एसोसिएटेड विद सेंटर फॉर वाटर कंजर्वेशन या वाटर कमीशन से ये मतलब इनका संबंध है। ठीक है, सेंटर फॉर वाटर कमीशन और सी बोथ दोनों से जुड़े हुए हैं या डी नन ऑफ द अबव। तो गाइस बोलिस्टी सत्यनारायण का संबंध जो है दोनों, मतलब इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट भी हैं और ये एसोसिएट वाटर सेंटर कमीशन से भी एसोसिएट है। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि 75% पार्ट ऑफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है इज कवर्ड बाय। ठीक है, मतलब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उसका 75% पार्ट में कौन सी मतलब वेजिटेशन है, कौन से प्लांट्स हैं। टीक का ट्री है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है। इसी तरीके से साल ट्री सेम, खैर और खैल दो डिफरेंट टाइप के होते हैं। हमने बताया था एक जिम्नोस्पर्म्स है और एक एंजियोस्पर्म्स है। ठीक है, एक हिंदी में बोलते हैं बबूल और एक जिम्नोस्पर्म्स है पाइनस बैरिचियाना, जो खैर बोलते हैं, और खैल जो होती है वो बबूल का प्लांट होता है। तो हमें ये बताना है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में किस टाइप के प्लांट 75% पार्ट पे उसके कब्जा किए हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रिच वेजिटेशन जो है, केवल एक तरीके की वेजिटेशन है वहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका साल ट्री, जिसे सूर्या रोबस्टा बोला जाता है और एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। ठीक है गाइस, सेकंड एंड फोर्थ क्वेश्चन में बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द नेशनल पार्क्स इज इन्वॉल्व इन द प्रोग्राम फर्स्ट 1984 में जो हुआ था, इन विच सम राइनो ट्रांसफर बिटवीन थे। राइनो मतलब राइनोसोरस जो है ट्रांसफ़र हुए थे, वो कौन से टाइगर रिजर्व हैं जिनके बीच में राइनोज एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ था 1984 में, फर्स्ट फेज थी जो। ठीक है, दुधवा टाइगर रिजर्व जो कि लखीमपुर खीरी में एंड काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आसाम में, इनके बीच हुआ था, या दुधवा टाइगर रिजर्व एंड पिलभीत टाइगर रिजर्व जो पास पास हैं, पिलभीत और लखीमपुर। थर्ड एक कहना जो कि मध्य प्रदेश में है एंड काजीरंगा टाइगर रिजर्व जो कि आसाम में है। इसके बाद आता है पिलभीत टाइगर रिजर्व एंड काजीरंगा टाइगर रिजर्व। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ राइनो का प्रोग्राम हुआ था 1984 में, ये दुधवा टाइगर रिजर्व या काजीरंगा टाइगर रिजर्व के बीच में हुआ था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर वैसे दुधवा है आपका लखीमपुर खीरी में और काजीरंगा है आपका आसम में। तो कुछ राइनोसोरस काजीरंगा टाइगर रिजर्व, काजीरंगा नेशनल पार्क से लेके उन्हें दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा नेशनल पार्क में इन्हें रिलीज़ कर दिया गया था एज ए प्रोग्राम रिजल्ट कि यहाँ से इन्हें कुछ इनकी पॉपुलेशन बढ़ाया जाए और इसके लिए एक अच्छी ब्रीडिंग साइट दुधवा टाइगर रिजर्व को डिक्लेयर किया गया था। तो ये 2 टाइगर रिजर्व इसमें इन्वॉल्व थे, एक उत्तर प्रदेश का और दूसरा आपका आसाम का। ठीक है गाइज, तो ध्यान रखना है। इन विच आर द फॉलोइंग इज, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इन विच आर द फॉलोइंग इज वल्नरेबल एनिमल। वल्नरेबल का मतलब होता है कहीं ना कहीं थ्रेट है उस पर, वो ओपन टू अटैक, उस पर लोग या डिफरेंट टाइप की जो एक्टिविटीज़ हैं वो उसकी नंबर्स को डिक्रीज कर रही है। बट ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा भी उसमें खतरे में चला गया कि एक्सटिंक्ट या एक्सटिंक्ट इन बाइल है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड वाली कैटेगरी नहीं, बट फिर भी कहीं ना कहीं थ्रेट है उसे। तो इसमें जो वल्नरेबल कैटेगरी है ये IUCN की कैटेगरी होती है, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेज का। तो वो एनिमल को उन पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके भी आपको उन्हें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करती है। तो इसमें ये बताना है कि वल्नरेबल एनिमल कौन सा है, सिंगल हॉर्न राइनोसरास, लियोपार्ड, हॉर्नबिल या ऑल ऑफ देम। देखिए लियोपार्ड का क्वेश्चन अभी हमने 1-2 दिन पहले आपको बताया था। हॉर्नबिल जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है उसका सिंबल है हॉर्नबिल। और सिंगल और राइनोसरास बहुत ही फेमस है जो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है, मतलब काजीरंगा नेशनल पार्क इसी के लिए फेमस है। तो गाइस ये तीनों एनिमल जो हैं, ठीक है, ये आपके वल्नरेबल कैटेगरी में है। तो करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ही रिसेंट इन्वायरमेंटल क्वेश्चन है कि कावेरी कालिंग एक अपने आप में कि हिंदी में कहें तो एक मुहिम, एक अप्रोच है
जो सदगुरु जो हैं उन्होंने चलाई है, ईसा फाउंडेशन, हमने बताया ना, जो कि नीति आयोग के अंडर काम करता है, नीति आयोग के अंडर उसकी काउंटिंग होती है। तो कावेरी कालिंग अपने आप में क्या है, देखिए, इट इज़ ए लार्ज स्केल डिमॉन्स्ट्रेटेबल मॉडल दैट ऑफर्स ए विजनरी अप्रोच टू आवर मिनरल क्राइसिस। इट इज़ ए लार्ज डिमॉन्स्ट्रेटेबल मॉडल ऑफर्स ए विजनरी अप्रोच फॉर आवर सॉइल क्राइसिस। सेम भाई ये बात रिपीट करी गई फॉर वाटर क्राइसिस। ठीक है गाइस, यहाँ पे थोड़ा मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो ए, बी और सी है। यहाँ पे ए नहीं है, बी और सी, मतलब वाटर सॉइल क्राइसिस और वाटर क्राइसिस की बात करता है ये। तो गाइस करेक्ट आंसर डी है, मगर डी के अंदर बी और सी करना पड़ेगा, ए और सी नहीं। ठीक है, मिनरल क्राइसिस की उसने बात नहीं करी है। कावेरी कालिंग जो है एक विजनरी अप्रोच है जो आवर सॉइल क्राइसिस की बात करती है कि सॉइल कट रही है, सॉइल डेजर्ट हो रही है, इस तरह की बात करता है। दूसरा ये वाटर क्राइसिस जो इंडिया में बढ़ रहा है उसके बारे में बात करता है। ठीक है गाइस, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कावेरी कालिंग। और ईसा फाउंडेशन या जो सदगुरु साहब का वो है फाउंडेशन, उसके थ्रू ये मुहिम चलाई जा रही है, थ्रू वो अप्रोच चलाई जा रही है। इसके बाद हम बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन इज ट्रू अबाउट द कावेरी कालिंग। फिर से बात भई आई है कि कावेरी कालिंग के बारे में क्या बात सही है। देखिए, इट इज़ ए लार्ज स्केल डेमोन्स्ट्रेटिव मॉडल दैट ऑफर्स ए विजनरी अप्रोच टू आवर सॉइल एंड वाटर क्राइसिस। ये बात बिल्कुल सही है। इट प्रमोट द एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री होता है ना, सोशल फॉरेस्ट्री होती है, हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री भी इसी तरीके का एक अप्रोच होता है जिसमें हम प्लांटेशन किया जाता है एज एन इकोनॉमिक प्लान विद प्रोफाउंड इकोलॉजिकल इम्पैक्ट एड्रेसिंग द सॉइल हेल्थ, वाटर सिक्वेस्टरिंग, वाटर को इकट्ठा करना, मतलब हार्वेस्टिंग होती है, फार्मर इकोनॉमिक्स एंड बायोडाइवर्सिटी रिवाइवल। उन्होंने कहा है कि भाई एग्रो फॉरेस्ट्री करो जो आपके सॉइल हेल्थ, वाटर शेयरिंग, फार्मर इकोनॉमिक्स एंड बायोडाइवर्सिटी रिवाइवल के लिए बेहतर है। इट ऑफर्स एन अल्टरनेटिव वर्क ऑन एवरी लेवल फॉर द इकोलॉजी। ये बात भी सही है कि एवरी के हर इकोलॉजी के लेवल पे ये काम करता है। कावेरी कालिंग जो अप्रोच है ये काम करती है, और सॉइल और वाटर के बारे में तो बात करती है। इसके बाद इनने एग्रो फॉरेस्ट्री को भी प्रमोट किया। तो गाइस करेक्ट आंसर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं, लोकेशन पूछी गई है यहाँ पे कि ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, ये कहाँ पे लोकेटेड, हमें ये बताना है। ठीक है, इसे ये लोकेटेड है एक न्यू स्टेट जो बना है अभी आपका तेलंगाना, ये वहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, जिसे NIAEM बोला जाता है, ये कहाँ पे आपका तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं, बहुत ही रिसेंट क्वेश्चन था ये जो कि नहीं हो पाया। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट ऑन ग्लोबल वार्मिंग जो कि सितंबर 2019 में हुई थी, हैपेंड इन, कहाँ हुई थी, न्यूयॉर्क में, USA में। स्टेटेड डोनाल्ड ट्रम्प, उसमें डोनाल्ड ट्रम्प का जो रोल था वो बड़ा नेगेटिव था, उन्होंने उससे सपोर्ट नहीं किया और उससे अपनी कंट्री को विड्रॉ कर लिया। तो उस जो क्लाइमेट समिट हुई थी उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प के लिए एक बात बोली थी, वो क्या बात बोली थी, उसे क्या बोला था, इकोलॉजिकल स्टार कहा था, या रिस्टोरर ऑफ एनवायरनमेंट बोला था, या मर्चेंट ऑफ डेथ बोला था, मौतों का सौदागर, या फिर डेथ स्टेयर बोला था। तो उन्होंने इसे बोला था डी ऑप्शन, डेथ स्टेयर। इसका मतलब होता है कि जो उनका नैरेटिव था, उनका जो नज़रिया था इस समिट के लिए वो थोड़ा सा नेगेटिव था। ठीक है, तो कुछ ना सपोर्टिव नहीं थे वो इसके लिए, तो उन्होंने डेथ स्टेयर बोला था टू द US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग स्टेट इज ए बिग स्टेट इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के बेस में, तो वो आपका है मध्य प्रदेश। ठीक है, इस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 जो है, मतलब 2030 तक का हमारा टारगेट है, वो इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो इंडेक्स होता है इंडिया में, वो कौन सा मंत्रालय या कौन सा कमीशन इसे रिलीज करता है, आपको ये बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स इन इंडिया इज रिलीज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, नीति आयोग, स्टेट हाई कोर्ट्स। देखिए, स्टेट हाई कोर्ट भी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट। तो करेक्ट इसका गाइड जो आंसर है वो नीति आयोग करता है, क्योंकि सस्टेनेबल गवर्नमेंट का प्लान्स होते हैं, किसी मंत्रालय के अंदर ये नहीं आते हैं। इसकी जो रिपोर्ट होती है वो नीति आयोग करता है। करेक्ट आंसर का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि जो नंबर ऑफ सस्टेनेबल गोल है इंडिया में वो कितना है। ठीक है, ये बताना है। सस्टेनेबल गोल जो है 2030 तक जो हम पूरी करते हैं उसमें हमने कितने टारगेट माना है, कितने काम हमें करना है, किन किन चीज़ों पर हमें एक्ट करना है, तो उनका नंबर कितना है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है। तो ये सस्टेनेबल गोल
गोल्स का जो नंबर है वो आपका है करेक्ट आंसर ए, 16 नंबर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रिपेयर्ड बाय विच मिनिस्ट्री फॉर अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2020 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड कमेटी ऑफ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस। ठीक है गाइज, तो नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने का एक इंडेक्स होता है वो रिलीज करता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं ग्रीन कवर असेसमेंट जो होता है कि इतने परसेंटेज स्टेट में बढ़ा या घटा ग्रीन कवर, ये किस बिहाफ पे किया जाता है? मतलब ग्रीन कवर असेसमेंट इज बेस्ड ऑन सैटेलाइट डेटा, मैनुअल सर्विंग डेटा, बोथ, नन ऑफ देम। तो ये किया जाता है गाइस सैटेलाइट डेटा के बिहाफ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि हाईएस्ट ग्रीन कवर जैसे बोलते हैं फॉरेस्ट एरिया एज परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया रिपोर्टेड फ्रॉम विच स्टेट। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रीन कवर किस स्टेट से रिपोर्ट हुआ है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है आपका मिजोरम, हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट है एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं गवर्नमेंट हैज़ नो राइट टू ट्रांसफर इनवैल्यूएबल कम्युनिटी रिसोर्सेज लाइक विलेज पॉन्ड्स टू द इंडस्ट्रियलिस्ट, इट इज़ एज पर। देखिए बड़ा अच्छी बात है ये, सबको इन्फॉर्मेशन भी होना चाहिए कि जो कम्युनिटी रिजर्व है, किसी गांव में कोई तालाब है या कोई दूसरी इस तरह की बॉडी है जो कम्युनिटी पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो कोई गवर्नमेंट वहाँ की पंचायत या स्टेट गवर्नमेंट वो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को या किसी व्यापारी को बेच नहीं सकती है। ठीक है, ये हमें जो राइट दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, तो किस राइट के थ्रू हमारे पास ये राइट है कि उसे गवर्नमेंट, हम उसे बेचने नहीं देंगे गवर्नमेंट के थ्रू किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट या व्यापारी को। तो इसे ये राइट हमें मिला है, हमारा फंडामेंटल राइट है, जैसे आर्टिकल 21 में मेंशन है ये। ठीक है, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी हाईएस्ट नंबर ऑफ द फायर अलर्ट रिपोर्टेड फ्रॉम दी। सबसे ज़्यादा फायर अलर्ट का जो होता है कि जंगल में जो आग लगती है वो किस स्टेट में? सभी में लगती है, इंडिया में मोस्टली स्टेट में होता है ऐसा, बट सबसे ज़्यादा जो रिपोर्ट्स आती हैं वो किस स्टेट से आती हैं? अलर्ट की रिपोर्ट किस? बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम एंड हिमाचल प्रदेश। तो गाइस आपने देखा था सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ था? मिजोरम में। तो जाहिर सी बात है तो यहीं से उसका वो भी अलर्ट भी होगा मिजोरम से। नेक्स्ट मेजर रीजन देखिए क्या है, द मेजर रीजन फॉर द फॉरेस्ट फायर। सबसे ज़्यादा जो मतलब जो बड़े बड़े जो मेन रीजन हैं फॉरेस्ट फायर के वो क्या है? एक टाइप का कल्टीवेशन भी होता है जिसे हम स्लैश कल्टी या बर्न कल्टीवेशन बोलते हैं, जैसे झूम कल्टीवेशन या झम कल्टीवेशन भी कहा जाता है, वो भी अपने आप में एक रीजन और ऐसा होता है उन स्टेट्स में। नॉर्थ ईस्टर्न में बहुत ही कॉमन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है ये। उसके बाद जो मैन मेड को विजिटर जाए वो बीड़ी सिगरेट डाल देते हैं, उससे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। उसके बाद नेचुरल थंडर, जैसे कि वर्षा में बिजली कड़कती है, थंडर स्टॉर्म, वो भी अपने आप में एक इसका रीजन। तो 3 मेजर रीजन्स में आपका यही है, मगर सबसे अगर कॉमन करेक्टर्स की बात करी जाए तो आपका स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन ही होगा, मगर यहाँ पे चूंकि एक ऑल ऑफ द ऑप्शन है तो करेक्ट आंसर का इज डी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि ट्रू एंड फॉल्स की बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट। देखिए बहुत ही अच्छी बात है, इसमें बहुत ही इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो उसमें जो फॉरेस्ट है वो कहते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। सेंट्रल इंडिया हैज़ ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, जो हमारा सेंट्रल इंडिया छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश वाला रीजन, उसमें जो है ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं जो कि आग को नॉर्मली नहीं पकड़ते हैं। ठीक है, थर्ड बात है कि जो फॉरेस्ट फायर मोस्टली हैपन इन जनवरी टू मार्च, ये बात भी बिल्कुल सही है और ये इस तरीके से आलाप दिया है। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में कि नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारे वो हैं वो कैसे हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, और सेंट्रल इंडिया के जो हैं वो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं, और जो कि मतलब बहुत ज़्यादा चांस नहीं रहते उसमें आग लगने के। और जो हमारा फॉरेस्ट फायर होती है मोस्टली जनवरी टू मार्च के महीने में होती है, क्योंकि ये टाइम जो होता है थोड़ा सा विजिटर्स के लिए होता है, तो वो थोड़ा चांसेस बढ़ा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं द फंक्शन ऑफ मोडीज। देखिए मोदी नहीं है ये, मोडीज मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर इज, ये क्या चीज़ करता है? इशूड फायर अलर्ट, इशूड फूड फ्लड अलर्ट, इशूड ड्रॉट अलर्ट, ये सब के बारे में बताता है। एक अपने आप में एक बॉडी है, एक मतलब इंस्ट्रूमेंट है जो फ्लड के बारे में, फायर के बारे में, ड्रॉट अलर्ट, तीनों के बारे में बताता है गाइस। तो इस तरीके से ऑल ऑफ दी एवरेज ध्यान रखना है, मोड इज बहुत इंपॉर्टेंट एंड न्यू क्वेश्चन। तो so thankful for watching and I hope you enjoying this session, and also I hope that the whole topic is clear to you. So please do subscribe my channel if you really like my channel, and keep sending your valuable comments, suggestions, feedback to my channel. So really thankful to you. Thank you very much guys.